हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, अपने घरों में सर्दी से बच रहे होंगे। तो जैसे जैसे आपको पता है कि अपने पास नीट का पेपर जो एग्जाम है वो पास आने वाला है। तो उसके लिए अपन जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो कई क्लासेस आपने ले ली होगी, कई कोचिंग से पढ़ लिया होगा, ऑफलाइन पढ़ लिया होगा, ऑनलाइन पढ़ लिया होगा, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर नहीं हुए होंगे। कुछ डाउट बच गए होंगे, तो क्लियर करेंगे। तो जैसे जैसे देखेंगे, मैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए करवाऊंगा। तो अपने पास जो नीट में फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं नीट में फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या आता है। तो अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या आता है। पहला चैप्टर होता है नीट के लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पहला होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा आ जाता है अपने पास एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाता है। थर्ड चैप्टर आ जाता है अपने पास थर्मोडाइनामिक्स। थर्ड क्या है? थर्मोडाइनामिक्स। थर्मोडाइनामिक्स हो गया। फोर्थ आ जाता है अपने पास जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है वो हो जाती है रिडॉक्स रिएक्शन। फिफ्थ अपने पास क्या जाते हैं? इक्विलिब्रियम आते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ही लिख देते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, केमिकल और आयनिक। ये अपने पास तो 11th के चैप्टर हो गए। अब इसमें क्या आता है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अपने पास मोल कॉन्सेप्ट और कंसेंट्रेशन टर्म्स आ जाती है। कंसेंट्रेशन टर्म्स। अब अपने पास 12th का सिलेबस भी बच जाता है। तो 12th में क्या आता है? 12th में अपने पास आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स आती है, लिक्विड सॉल्यूशन आ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाती है। ये अपने पास 12th के चैप्टर हो जाते हैं। तो अब चलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है तो अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें अपन पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड कंसेंट्रेशन टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर, पहली क्लास। ये अपने पास इंट्रोडक्शन दे रखा है। क्या क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन होगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक मास एंड मोल कॉन्सेप्ट है, जो आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन, जो अपने पास मैटर होता है, मैटर कैसे प्रेजेंट होता है, जो भी अपने पास होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो इसमें मैटर होता है। तो मैटर के लिए अपने पास देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या दे रखा है। इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। जो इनकी फिजिकल स्टेट होती है उन पर डिपेंड करता है क्या क्या होता है अपने पास। जैसे अपने पास तीन टाइप के बता रखे इसने जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। मैटर सॉलिड हो सकता है, मैटर लिक्विड हो सकता है, और मैटर होता है वो गैसीय स्टेट में हो सकता है। अपने पास देखते हैं सॉलिड क्या होता है। सॉलिड के लिए क्या आएगा? जो अपने पास सॉलिड होता है उसकी डेफिनेट शेप होगी एंड डेफिनेट वॉल्यूम होगी। डेफिनेट शेप होगी एंड डेफिनेट ही वॉल्यूम होगी। डेफिनेशन में क्या बता रखा है? सॉलिड ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट पोजेस ए डेफिनेट वॉल्यूम एंड ए डेफिनेट शेप। जो अपने पास सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है। जैसे कोई पत्थर होता है, सॉलिड होता है, ईंट होती है, मान लेते हैं पत्थर हो गया, ईंट हो गई, उसकी फॉर्म सॉलिड होती है और उसकी वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहती है। बिल्कुल जितना है उतना ही रहेगा, ना उसके मास में चेंज आएगा, ना उसकी वॉल्यूम चेंज होगी, ना उसकी शेप चेंज होगी। जैसी शेप दे दी वैसी की वैसी रहेगी। इसको बोल देते हैं अपने पास सॉलिड। दूसरी आती है लिक्विड। क्या क्या एग्जांपल दे रखा है? शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड। जो अपने पास होते हैं, शुगर हो गई, चीनी हो गई, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, क्रिस्टल टाइप की होती है। आयरन का टुकड़ा होता है, जैसे घर बट्टे यूज करते हैं, उसकी भी एक शेप होती है और वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है उसकी। ऐसे थोड़ी ना आज रख दिया तो कल उसकी शेप दूसरी हो जाएगी, उसकी शेप तो सेम रहेगी। लकड़ी होती है, उसकी भी ऐसी रहती है। और सोने के जैसे जिस शेप में मोल्ड करवा लेते हैं, कोई चेन में मोल्ड करवा लेता है, कोई हाथ में पहन लेता है, तो उसकी शेप हमेशा वैसी रह जाती है। तो अपने पास होगा सॉलिड।
नेक्स्ट चलते हैं अपने पास लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, उसके पास वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है लेकिन शेप डिफरेंट हो जाती है। लिक्विड के लिए क्या आएगा, लिक्विड होता है डेफिनेट वॉल्यूम होती है एंड इनडेफिनेट शेप। जिस भी शेप में डालेंगे वैसा ही हो जाएगा। जैसे अपने घरों में पानी होता है, गिलास में डाला गिलास की उसमें आ गए शेप में आ गया, कटोरी में डाला कटोरी की शेप में आ गया। जिस भी शेप में डालते जाएंगे वो उसी की शेप एक्वायर कर लेगा और अपनी शेप को चेंज करता रहता है। लिक्विड के लिए तो क्या आ गया, क्या क्या दे रखा, वाटर, मिल्क, ऑयल, मरकरी, एल्कोहल। एल्कोहल देख लेते हैं, वाटर है, पानी बता दिया था मैंने, दूध होता है, दूध को अपन किसी कप में डालते हैं तो कप की शेप का हो जाता है, बड़े उसमें यूटेंसिल में डालते हैं तो अलग शेप ले लेता है। ऐसे ऑयल है अपने पास, किसी बड़े टैंकर में होता है, छोटे टैंकर में होता है, घरों में यूज करते हैं ऑयल को। जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको बोतल में यूज करते हैं और दूसरी कटोरी में भी निकाल लेते हैं, तो उसकी शेप चेंज होती रहती है लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगी हमेशा, परमानेंट वॉल्यूम तो उसकी सेम रहेगी एंड जो उसकी शेप होती है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट आता है गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट में क्या होगी, उसके पास ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होगी और ना ही डेफिनेट शेप होगी, उसको जो भी फॉर्म मिली, जितनी वॉल्यूम मिली उसी में रह जाएगी। गैसीय सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस इफ इट नाइदर पोजेस ए डेफिनेट वॉल्यूम नॉर ए डेफिनेट शेप। ना उसके पास में डेफिनेट शेप होती है और ना उसके पास में वॉल्यूम होती है। दिस इज बिकॉज दे फिल अप द होल वेसल इन द दे आर पुट, जिसमें भी डाली जाएंगी वो उसी की शेप ले लेंगे। जैसे अपने पास घरों में सिलेंडर यूज करते हैं, गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसकी गैस को निकालकर किसी दूसरे छोटे सिलेंडर में निकाल देंगे तो छोटे साइज में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी शेप उसकी चेंज होती रहती है। एयर है अपने पास, वो बदलती रहती है, शेप बदलती रहती है। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, जो एग्जांपल है हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो नेचर में गैस प्रेजेंट है वो क्या करती रहती है, अपने पास शेप बदलती रहती है, ना उनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही कोई डेफिनेट शेप है। अब चलते हैं इनके केमिकल बेसिस पर कितने होते हैं। आगे केमिकल क्लासिफिकेशन होता है मैटर का। मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो किस में होता है, एक तो मिक्सचर में होता है प्योर सब्सटेंस। कोई भी अपने पास मैटर होगा वो क्या तो प्योर फॉर्म में मिलेगा या किसी के साथ मिक्सअप होकर मिलेगा। अगर मिक्सअप होकर मिलेगा तो इसकी भी दो कैटेगरी आ जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर प्योर सब्सटेंस होगा वो क्या तो एलिमेंट की फॉर्म में मिलेगा या कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा। हो गया। अब देख लेते हैं आगे केमिकल इसके क्लासिफाइड फॉलोइंग टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर हो गया। अब देख लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मतलब प्योर फॉर्म में मिलते हैं अपने में, दे आर सेम, जो उनका नेचर होता है वो हमेशा केमिकल नेचर होता है वो सेम होता है, सेम केमिकल नेचर एंड सेड टू बी प्योर सब्सटेंसेस। अब इसके भी टाइप आ जाते हैं। प्योर सब्सटेंसेस के कितने टाइप बताए थे, दो टाइप बताए थे, एलिमेंट और कंपाउंड। जो एलिमेंट होते हैं उनकी देख लेते हैं। एलिमेंट जो होता है एक टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। जो एलिमेंट्स होता है अपने पास, एलिमेंट एक टाइप के उससे बना एटम से होता है। एलिमेंट के पास होगा एक टाइप का एटम होगा। जैसे अपने पास कोई भी एटम होता है वो एक टाइप का होगा, हाइड्रोजन का हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, सल्फर का हो सकता है, जो मर्जी आए, लेकिन जो एलिमेंट यूज करना है वो एक टाइप के, जितने भी एटम्स यूज करेंगे वो एक टाइप के एलिमेंट के होने चाहिए। अपन किसी के भी यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन के यूज कर लो, नाइट्रोजन के यूज कर लो, हाइड्रोजन के यूज कर लो, क्लोरीन के यूज कर लो, लेकिन हमेशा यूज करने हैं वो सेम एलिमेंट होने चाहिए। बता दिया। एग्जाम्पल क्या दे रखा था, O2 दे दिया, P4 दे दिया और S8 दे दिया। ऐसे अपने पास जो आता है तो एलिमेंट हो गया। दूसरा आता है कंपाउंड। कंपाउंड एटम से मिलकर बनता है लेकिन उसके पास जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के टाइप के हो जाते हैं। देखो क्या देखा, जो कंपाउंड होता है वो मिलकर किससे बनता है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, उनके एटम से मिलकर बनता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स इसमें यूज होते हैं। इसके पास क्या दे रखा है, टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन डेफिनेट रेशियो। डेफिनेट रेशियो में मिक्सअप होंगे, वो बनाएंगे। जैसे अपने पास वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये किससे मिलकर बनता है, इसके पास दो तो ऑक्सीजन के एटम है और एक, दो हाइड्रोजन की है और एक ऑक्सीजन का है, दो हाइड्रोजन के एटम है और एक
ऑक्सीजन का एटम है। ऐसे जो अपने पास अमोनिया होती है, अमोनिया के पास क्या होता है, NH3 होती है। इसमें क्या क्या यूज होता है, एक नाइट्रोजन का एटम यूज होता है और 3 हाइड्रोजन के एटम यूज होते हैं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। इसमें क्या होता है, एक कार्बन का होता है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे अपने पास शुगर आती है, उसका फॉर्मूला बड़ा हो जाता है, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे 12th में। अब चलते हैं अपने पास जो मिक्सर होता है। मिक्सर कैसे होता है, मिक्सर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। A mixture contains particles of 2 or more pure substances which may be present in it in any ratio। किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं। देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल, उनकी कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है। प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स, जो जिससे बनकर मिलते हैं उनको कंपोनेंट्स बोल देते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, अराउंड यू आर मिक्सचर, जैसे अपने पास शुगर सॉल्यूशन है वाटर में, ये मिक्सचर ही तो होता है। पानी में अपन चीनी मिला देंगे, सॉल्यूशन में पानी का है उसमें चीनी मिला देंगे, शुगर मिला देंगे, तो भी अपने पास एक मिक्सर ही तो हो गया। एयर होती है उसमें भी तो मिक्सर होता है, गैसेस का मिक्सर होता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, और कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अपन CO2 बनाते हैं, ये जो चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, इसमें क्या क्या होता है भाई, चाय पत्ती डाल दी, टी लीव्स डाल दी, क्या क्या होता है इसमें, टी लीव्स डाल दी, अदरक डाल दी, जिंजर डाल देते हैं, इसमें जिंजर का वो आ जाता है, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वीज करते हैं, जिंजर का रस आ जाता है। और क्या डालते हैं, शुगर डाल देते हैं। कितने का मिक्सर हो गए देखो, मिल्क भी डाल देते हैं, और कई गुड़ में बनाते हैं तो गुड़ डाल देते हैं, जैगरी। तो इसमें ये भी मिक्सर हो गया, ये सारे मिक्सर हो गए। टू अब आ जाता है होमोजीनियस, इसके भी 2 टाइप होते हैं मिक्सर के, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सर। एक आ गया होमोजीनियस मिक्सर, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब कोई भी अपन ने सॉल्यूशन बनाया, उसमें जितने भी, जहां से भी कोई भी सॉल्यूशन का है कोई भी उठाएंगे, उसमें सारे कंपोनेंट की जो अमाउंट होती है सभी में इक्वल होती है। अपन ने पानी में चीनी मिला ली, उसको उठाएंगे भाई, एक ड्रॉप किसी को दी, एक ड्रॉप दूसरे बंदे को दी, तो दोनों ने बताया कि जो इसमें स्वीटनेस है वो इक्वल आ रही है। नमक मिला दिया, उसमें स्वीटनेस आ रही है, वो इक्वल आ रही है। या ऐसे मान सकते हैं कि कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं दूसरे एक दूसरे में आपस में, पानी में चीनी मिला दी, पानी में नमक मिला दिया, चाय बना ली, बिल्कुल मिक्स हो गए एक दूसरे में, उनको सेपरेट करना अब मुश्किल है, हो गया है, उनको आसान मुश्किल कर नहीं सकते। द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। दिस मींस पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सर। मतलब होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्मली सारे में सेपरेट हो गए, सारे में मिक्स हो गए, यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स हो जाते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं अपने पास, होमोजीनियस। एग्जांपल क्या दे दिया, शुगर सॉल्यूशन दे दिया, साल्ट सॉल्यूशन दे दिया। एयर का एग्जांपल देख लेते हैं, अपने पास होती है CO2 भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, सारी गैस प्रेजेंट होती है एयर में। तो अपन निकाल थोड़ी ना सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन है, सेपरेट थोड़ी नहीं कर सकते। रेस्पिरेट करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें सारी गैस तो अंदर जा रही है, अकेली तो नहीं जा रही कि ऑक्सीजन ही जा रही है। बॉडी को अपनी को ऑक्सीजन चाहिए लेकिन ले सारे रही है, तो एयर भी अपने पास होमोजीनियस मिक्सर हो जाएगा। अब हेटेरोजीनियस आता है, कोई भी मिक्सर होता है उसमें जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। जैसे अपन ने क्या किया, चीनी में नमक मिला दिया, मिलाने के बाद में उनका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा भाई, कहीं पर नमक ज्यादा आएगा, कहीं पर चीनी ज्यादा आएगी। और दूसरा एग्जांपल ले लिया, वो ले लिया अपन ने, राइस ले लिए, राइस में क्या कर दी, दाल मिला दी, दूसरा दाल मिलाएंगे तो क्या होगा, अब इनके मिक्सर को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं अपने पास जो अपने पास होता है हेटेरोजीनियस मिक्सर होता है। हेटेरोजीनियस मिक्सर में क्या होता है, इन हेटेरोजीनियस मिक्सर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, कहीं पर ज्यादा हो जाती है कहीं पर कम हो जाती है, तो वो बन जाता है अपने पास हेटेरोजीनियस मिक्सर। समटाइम्स डिफरेंट इन कंपोनेंट्स आर विजिबल, जो विजिबल हो जाते हैं। जैसे अपने पास साल्ट एंड शुगर को मिला दिया, गेहूं में चावल को मिला दिया,
तो कहीं पर कंपोजिशन ज्यादा आ जाएगी, एक मुट्ठी उठाएंगे तो उसमें देखेंगे चावल कहीं पर ज्यादा आ रहे हैं, कहीं पर कम आ रहे हैं। दूसरे में उठाएंगे उस पर जो नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स एंड राइस ग्रेन्स सभी में डिफरेंट होंगे। पल्सेस के साथ मिला देंगे, दालों के साथ मिला देंगे तो ऐसा ही होगा। इसको क्या बोल देते हैं, या फिर उसमें पत्थर आ जाते हैं, दाल में अनाज में पत्थर आ जाते हैं, तो उनकी कंपोजिशन भी भाई किसी की एक मुट्ठी भर के उठाए तो उसमें अपने पास 2-3 पत्थर आ गए, छोटे पत्थर आ गए, किसी में एक भी नहीं आया। तो कोई यूनिफॉर्मिटी तो नहीं आ रही है कि भाई इसी में इतने आने हैं तो इतने ही आएंगे। अगर चीनी का अपन ने चीनी मिला ली है, किसी गिलास में मिला ली है, बर्तन में मिला ली है, उसको लेंगे, एक ड्रॉप कहीं से भी ले लो आप, कहीं से भरोगे तो उसकी यूनिफॉर्मनेस रहेगी, जितनी आनी है उतनी आएगी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगी। तो इसको क्या बोल देते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। ये अपने पास हो गया मिक्सर। देन उसके बाद में आ जाती है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी क्या कहते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं जो एटम होता है, जो अपने पास जितना मैटर मिलकर बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है, जो अपने पास एटम्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है। तो इसने क्या दिया था, डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी थी खुद की, और बताया था कि वो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं। पहला दिया था ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन। जो अपने पास कोई भी एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आप जो भी मन करे वो उठाते हो, तो उसमें होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, वो जो भी बनता है एटम से मिलकर बनता है। जो भी एलिमेंट अपने पास बनेगा वो सबसे इसकी छोटी यूनिट होगी एटम। अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं जो अपनी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। घर में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, घर बनाते हैं तो सबसे छोटी यूनिट क्या लगती है, ब्रिक लगती है। एक एक ब्रिक से एक एक कमरा बन के आता है। तो क्या हो गया, सबसे छोटी यूनिट हो गई एलिमेंट की एटम। जो भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, केमिकल कॉम्बिनेशन दिखाएगा, तो एटम होगा जो भी एलिमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है all atoms of a given element are identical, that is atoms of a particular element are all alike but differ from atoms of other elements। एक एलिमेंट के पास जितने भी एटम्स होंगे सभी की साइज शेप सेम होगी, दूसरे जो एलिमेंट होगा उससे डिफरेंट होगी, लेकिन जो अपने पास खुद के पार्टिकुलर एलिमेंट है उनके साथ में सेम रहेगी। ऑक्सीजन के एटम उठाएंगे तो जितने भी अपने पास ऑक्सीजन एलिमेंट लिए है उसके पास जितने भी एटम्स होंगे उसकी जो साइज होगी, शेप होगी, वो सारी सेम होगी, और अदर एलिमेंट से तो डिफर हो जाएगी, अदर एलिमेंट से डिफर हो जाएगी। अब थर्ड पॉइंट क्या दिया इसने, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग डिफरेंट मासेज। अब क्या बता दिया, जो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। एक हाइड्रोजन का एटम है, एक हीलियम का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, डिफरेंट मास भी, उनका मास भी डिफरेंट होगा। अब चलते हैं अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। जो एटम अपन ने बताई थी सबसे स्मॉल यूनिट है, इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जो बन गई वो बन गई। तो यह हो गया अपने पास सबसे छोटी यूनिट क्या बताई थी मैंने, एटम। किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, एटम होगी, जो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट है एटम ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन। हमने पिछले बताया था मिक्सर में जो कंपाउंड बनाए थे उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम कंबाइन करते हैं और अपने पास कंपाउंड्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं। कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, जो मॉलिक्यूल भी बनाएगा कंपाउंड भी बनाएगा, वो किससे बनाएगा, जो एटम्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं अपने पास, ये कंपाउंड बनाते हैं। जैसे अपने पास बताया था मैंने CO2 था, CO2 के लिए क्या किया था, दो एटम किसके लिए थे, ऑक्सीजन के लिए थे, दो ऑक्सीजन के एटम थी, एक कार्बन का एटम था। वाटर बनाया, वाटर किससे बना था, H2O से बना था। वाटर के लिए क्या क्या यूज हुआ था, दो तो हाइड्रोजन की यूनिट थी, एक ऑक्सीजन की यूनिट थी। और एग्जांपल दो, तीन का दो, अपने पास HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, हालांकि वो इसमें नहीं है लेकिन अपने पास बताने के लिए मैं बता देता हूँ। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, किससे मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन का एटम होता है
एक नाइट्रोजन का एटम होता है और 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ये बनकर मिलते हैं, फिफ्थ हो गया एटम्स, मतलब डिफरेंट है कंपाउंड, और जो बनाएंगे भी मॉलिक्यूल्स बनाएंगे वो एटम्स होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे, मोर देन वन एलिमेंट के कंबाइन होंगे। सिक्स्थ पॉइंट अपने पास, इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इज कांस्टेंट। जो भी कोई कंपाउंड होगा उसका रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स है वो कांस्टेंट रहेंगे। जो अपने पास एटम्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। जो भी अपने पास एक कंपाउंड बनाया है उसमें नंबर ऑफ एटम्स की जो अमाउंट होगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, अपने पास आ गया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे आया, इसने तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया, इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद टाइम्स ऑफ मास ऑफ एन एटम कार्बन 12 आइसोटोप। एक स्टैंडर्ड यूनिट ली जाती है, अपने पास निकालना है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, उससे मिलकर जो मास निकालेंगे, किसी एटम का मास निकालेंगे, एटॉमिक मास उसको बोल देते हैं जो एक एटम का मास आएगा। अब कोई कहता है इसमें 1/12 क्यों लिया, 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। अब पहले देखेंगे कार्बन 12 क्या है। जो कार्बन 12 है वो आइसोटोप है किसका, कार्बन का आइसोटोप है। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं C12 होता है, C13 होता है, C14 होता है, ये कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। लेकिन अपने को क्या चाहिए, C12 का लिया। अब कोई कह देगा स्टैंडर्ड यही क्यों बनाया गया मास, भाई अपने पास स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, वैसे ही इसमें 1/12 लिया है। ये किसका, कार्बन 12 का। कोई कहेगा मैं तो मेरे वेट में तोल लूंगा, भाई तेरी यूनिट मानी नहीं जाएगी लेकिन तू तेरे में भी कर सकता है। जैसे पास कोई है, लड़का है जिसका नाम देव है, वो क्या करेगा, नहीं सर मैं तो मेरी यूनिट बनाऊंगा, क्या करेगा, कार्बन 12 के साथ जितने कार्बन 12 होंगे वो उतना मास उसका आ जाएगा, एटम का मास हो जाएगा। अब कोई कहेगा मैं तो मेरे से कंपेयर करूंगा किसी के मास को, वो क्या करेगा, मेरी यूनिट बनाऊंगा, मेरे नाम से बनाऊंगा। आगे चल के वो बड़ा साइंटिस्ट बन भी गया तो उसकी यूनिट चल जाए तो क्या करेगा, मैं तो मेरे देव नाम से बनाऊंगा। भाई एक देव बैठा दो, 2 देव बैठा दो, 3 देव बैठा दो, उसके साथ में कंपेयर करेंगे, जितनी यूनिट आएगी उससे कंपेयर कर लेंगे। दूसरी साइड में देव का मास ज्यादा है तो क्या करेंगे, दूसरी साइड में किसी हाथी को बैठा देंगे, शेर को बैठा देंगे, उससे उसका मास कंपेयर करेंगे। भाई इसका मास आ गया 4 देव आ गया, मतलब कोई अपन ने लिया है, इसका मास आ गया 50 देव आ गया। वो कैसे आ गया, उसके 50 बैठाए थे, दूसरी तरफ में कोई हाथी बैठाया था तो उसके कंपैरिजन में आ गए इसके। अब जो एटॉमिक मास निकालते हैं, एक साइड में तो कोई एटम रखते हैं अपने पास, इस साइड में तो कोई एटम रखेंगे, इस साइड में जो कार्बन 12 है उसके रखते जाएंगे। अब एक कार्बन 12 1/12 ऑफ C12 रखेंगे, एक रखा, 2 रखा, 3 रखा, कंपैरिजन करते चलते हैं, जितने पे आ जाएगा वो उसका हो जाएगा एटॉमिक मास हो जाएगा। जितने कार्बन 12 के 1/12 का जो हिस्सा रखा है उतना आ जाएगा, वो इसका हो जाएगा। अब क्या बता रखा है, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल्स टू 1.66 into 10⁻⁻20 ग्राम एंड इज आल्सो असाइंड 1 AMU। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट के इसको असाइन किया गया था। ये बनाई थी, यूनिट बनाई थी, स्टैंडर्ड यूनिट बनाई थी। जो अपने पास एक एटम को कंपेयर करेंगे उसका 1/12 जितने आएंगे, 1/12 ऑफ कार्बन 12, उससे इसको कंपेयर करेंगे। अब ये 1/12 ही क्यों लिया गया, कार्बन का ही क्यों लिया गया, भाई कोई कहता ऑक्सीजन का भी तो ले सकते थे, हाइड्रोजन का भी ले सकते थे, उन्होंने क्या कर रखा, उन्होंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि भाई अपने पास कार्बन 12 ही लिया गया। तो कार्बन 12 इसलिए लिया गया था कि इससे किसी भी दूसरे का एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालते हैं तो इंटीग्रल फॉर्म में आ जाता है, ना कि अपने पास डेसिमल में भी नहीं आएगा, फ्रैक्शनल भी नहीं आएगा। मैक्सिमम केसेस में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके मास कैसे आ जाएंगे, इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएंगे। इंटीग्रल फॉर्म में निकालने के लिए अपने पास ऑक्सीजन भी तो कह सकता था मेरा ले लो, मैंने क्या कर रखा है, मेरे मास से कंपेयर कर लो। फॉस्फोरस कह देगा मेरे से कंपेयर कर लो, नाइट्रोजन कह देगा मैं इसका पड़ोसी हूं, मेरे साथ कंपेयर कर लो। लेकिन कार्बन 12 इसीलिए लिया गया था ताकि इसके कारण जो डेसिमल पॉइंट्स में डिफरेंट आएगा वो नहीं आएगा। हालांकि होता है ऑक्सीजन का निकालते हैं, वो कैसे आता है 16.002 ऐसे आगे जाकर आता है, डबल डेसिमल तक जाकर आता है, 2 डेसिमल जाने के बाद में आता है।
तो इसके कारण इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अपन नाइट्रोजन का लेंगे और किसी का लेंगे तो उसके कारण ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसलिए अपन ने क्या लिया था, जो कार्बन 12 का होता है उसी का मास लिया था। अब चलते हैं अपने पास ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जो जितने एटम्स होते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स और ग्राम एटम और मोल एटम, जितने अपने पास होते हैं माल, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने आएंगे, जो मास ऑफ एलिमेंट है उसको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएंगे। सेकंड है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटॉमिक मास कितने आएंगे, जो एटम्स में होते हैं 1 ग्राम एटॉमिक मास में कितने आएंगे, 6.02 इंटू 10⁻13 23 एटम्स किस में आ जाएंगे, 1 ग्राम एटॉमिक मास में आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन ए गिवन सब्सटेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, जितने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये जो 6.02 10⁻23 है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। विजिबल नहीं हो रहा क्या, एवोगैड्रो नंबर ये क्या आता है, 6.02 10⁻23, इसको क्या बोल देते हैं अपने पास, एवोगैड्रो नंबर बोल देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट अपने पास मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम, जो अपने पास ग्राम एटॉमिक मास है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। एक एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास आ जाएगा। जो अपने पास ग्राम एटॉमिक मास है, मतलब एटम है उसका मास को ग्राम में लिख दिया तो उसको क्या बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोल देंगे। उसका एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा एक एलिमेंट का। अब आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड में बी डिफाइंड एज ए नंबर व्हिच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स हेवियर इज ए मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ कंपाउंड एज कंपेयर्ड टू 1/12। ये आ गया मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो 1/12 जो अपने पास कार्बन लिया था उससे कितना ज्यादा है, मैंने एग्जांपल दिया था देव का। अब क्या करेंगे भाई, इसका निकालना है। एक साइड में क्या करेंगे, 2 बैठा दो, एक हाथी को बैठा दिया, दूसरा चीते को बैठा दिया, तीसरे कुत्ते को बैठा दिया, 3 बैठा दिए। एक तरफ में तो 3 एनिमल्स अपन ने सिट कर बैठा दिए। दूसरी तरफ क्या किया, देव को बैठाना स्टार्ट किया, जो देव का मास होता है। अब कितने देव बैठाते जाएंगे इसके इक्वल आने के लिए, 50 बैठा दिए, 60 बैठा दिए, कहीं पर तो जाकर इसकी इक्विवेलेंट दिखाएगा, कहीं पर तो जाकर जो अपने पास तराजू में बैठा रहे हैं, बड़ा तराजू ले रखा उसमें बैठा रहे, 100 पर जाकर 200 पर जाकर कहीं पर तो आएगा। ऐसे ही जो अपने पास 1/12 ऑफ C12 है उसके कितने पार्टिकल्स, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इनके इक्वल आ जाए, इसी को क्या बोल देंगे अपने पास, मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे। जैसे अपने पास दे दिया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल का सब्सटेंस है उसको डिवाइड कर देंगे 1/12 ऑफ कार्बन 12 का जो C12 होता है अपने पास, उसके जो मास आता है उसके 1/12 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। दूसरा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास इंटू 10, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये पहले बताया था, अपन निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कैसी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। जो एक मॉलिक्यूल में होती है उनको ऐड करते जाते हैं। तो जैसे अपने पास निकालना है CO2 का, CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करेंगे भाई, कार्बन का 2 ऑक्सीजन के ऐड करते जाएंगे तो एडिटिव प्रॉपर्टी हुई तभी तो ऐड हुआ। H2O है अपने पास, H2O के लिए क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, इनको ऐड करेंगे 1 ऑक्सीजन के एटम के साथ, इससे क्या आएगा, H2O का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब दे रखा ग्राम मॉलिक्यूलर मास दे दिया, ऐसे जैसे ग्राम एटॉमिक मास बताया था वो एक एटम के लिए बताया था, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के लिए बता रखा है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है। अब मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज इक्वल्स टू मास ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे अपने पास एलिमेंट क्या दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है,
नाइट्रोजन का एटॉमिक मास सभी को पता है 14 आया। 14 कैसे आया? जो अपने पास 14 लाने के लिए क्या किया, 14 इंटू में 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, इससे निकालेंगे तो 14 आएगा। 1/C12 के जो 1/12 पार्टिकल्स था, 1/12 पार्ट था, उसके 14 पार्टिकल्स रखे, तब जाकर ये नाइट्रोजन के एटम्स है उसके बराबर हुआ, तो इसका एटॉमिक मास तो आ गया 14। हीलियम का निकालना था। हीलियम के लिए क्या किया, एक तरफ तो रखा 1/12 किसका, C12 का, और उसके 4 पार्टिकल्स रखे, जितने जो अपने पास C12 थे इसका 1/12 के 4 पार्ट रखे, तब जाकर इसने हीलियम का जो था उसके इक्वल आने की ट्राई की, तो हीलियम का अपने पास एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही कार्बन का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब मास ऑफ वन एटम पूछा है, एक एटम का मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट होती है एक एटम के लिए, जितना आया था उसके आगे AMU लगा देंगे, वो मास एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगी। इसका 14 AMU, इसका 4 AMU और 12 AMU। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, जो जितना अपने पास एटॉमिक मास आया था, कितने ग्राम का है, 14 ग्राम, 4 ग्राम एंड 12 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास यूनिट कितनी होती है, ग्राम होती है। जो अपने पास मास ऑफ वन एटम का निकालेंगे तो उसके लिए AMU यूनिट यूज कर लेते हैं, और जो अपने पास एटॉमिक मास आता है ना, वो यूनिटलेस होता है। एटॉमिक मास आएगा वो कैसा होगा, यूनिटलेस होगा। हो गया सभी को क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, मोल। मोल क्या होता है, आ गया, स्टार्ट हो गया मोल कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं जो अपने पास मोल कहां से आया है, कैसे आया है, ये देखते हैं। मोल की डेफिनेशन पहले बता देता हूं, या वैसे याद कर लो। मोल क्या होता है भाई, जो जितने पास अपने पास गिवन मास है, कितना गिवन मास है, उसका मोलिकुलर मास अपॉन में मोलिकुलर मास बोल सकते हैं। किसी सिंगल का निकाल रहे हैं तो उसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। किसी सिंगल एटम का निकाल रहे हैं तो उसको एटॉमिक मास बोल देंगे। किसी मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं, जैसे H2SO4 का निकाल रहे हैं, H2O का निकाल रहे हैं, दो एटम से ज्यादा मिलकर, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर ज्यादा बनता है तो उसको मॉलिक्यूल बोल देते हैं। अदरवाइज सिंगल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अगर एक का निकाल रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं तो उसको मोलिकुलर मास बोल देंगे। एक एटम के लिए निकाल रहे हैं तो उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अब देखते हैं मोल की डेफिनेशन क्या दे रखी है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स ए फिक्स्ड नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या बोलते हैं, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ऑफ एनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस एंड हैज ए मास इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। इनका इक्वल होता है ग्राम्स में होता है। दिस इज करेक्ट टू रेफर टू ए मोल ऑफ हीलियम, a mole of electrons or a mole of ion, meaning respectively Avogadro number of atom, electrons और ions। इसका कुछ वो है नहीं, मैंने बता दिया। मोल निकालना तो अपने पास जो अपने पास गिवन मास दे रखा है उसको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है, उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगी। मोल होता क्या है, जो एवोगैड्रो नंबर होता है, जो 1 मोल के लिए क्या बताएंगे, देख लेते हैं यहाँ पर। 1 मोल क्या होता है, जो अपने पास क्या कंटेन करेगा 1 मोल, दिख रहा है, विजिबल नहीं है, ये विजिबल हो रहा है। 1 मोल ये दिख रहा है, इसमें क्या होगा 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मोल में कितने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। इसको दूसरा नाम क्या दिया था, एवोगैड्रो नंबर दिया था। दूसरा नाम क्या दिया था इसका, एवोगैड्रो नंबर दिया था। एक मोल में कितने होंगे यही बता रखा है पीछे। ए मोल कंटेन्स सब फिक्स्ड नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 ऑफ एनी टाइप ऑफ पार्टिकल। क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। एंड हैज ए मास इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। इनका वेट होता है वो इक्वल होता है। हो गया अपने पास
ये स्टेटमेंट आगे 1 मोल आ जाएगा, इसके पास कितने एटम्स होंगे, जो एवोगैड्रो नंबर होता है उसके इक्वल आ जाएंगे। 1 मोल इज इक्वल्स टू, एवोगैड्रो नंबर को Na से डिनोट करते हैं, Na एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। ये अपने पास इसकी अमाउंट दिखाएगा, किसी के भी पास इतने 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो 1 मोल की फॉर्मेशन कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल। क्वेश्चन है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल। जो अब कैलकुलेशन मोल कैसे निकालते हैं, जो अपने पास मोल निकालने का पहला दे रखा है, इफ नंबर ऑफ स्पीसीज इज गिवन देन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ स्पीसीज दे दिए, अपने पास क्या दे दिए भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, जो अपने पास नंबर ऑफ स्पीसीज दे दिए, नंबर ऑफ एटम्स दे दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए, आयंस दे दिए, उसको डिवाइड किससे करेंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाए। जो अपने पास 1 मोल के लिए कितना चाहिए था, अपने पास 6.10⁻23 इंटू 10⁻23। ये क्या चाहते थे, अपने पास मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, आयंस होने चाहिए या एटम्स होने चाहिए। तो इसको किससे करेंगे, जो नंबर ऑफ जितने दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे दिए, एटम्स दे दिए, इसको डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। एक के लिए कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। अगर अपन ने नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो इसी से डिवाइड करना पड़ेगा ना, जितने नंबर ऑफ मोल्स आयंस दे दिए उसको डिवाइड इससे कर देंगे, तो इतने अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। या इसको एवोगैड्रो नंबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये इसका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका। दूसरा दे रखा है भाई, मास दे रखा होगा, क्या दे रखा है दूसरे में, वेट ऑफ ए गिवन स्पीसीज इज गिवन। भाई किसी में कोई वेट भी दे देगा निकालने के लिए, मैंने पहले बताया था, एक तरीका बताया था ना वेट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास अपॉन एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट। वेट दे दिया, किसी ने दे दिया भाई 20 किलोग्राम है, कितने देव आएंगे, कितने मोल्स आएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अपने पास अगर इफ मास इज गिवन, मास इज गिवन, तो क्या करेंगे, जो गिवन मास है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। जो अपने पास अगर मास दे देगा तो गिवन मास होगा, उसको एटॉमिक मास से या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इसके लिए क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। भाई कोई एटम के लिए निकालना है तो एटॉमिक मास बोल देंगे, या किसी मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो इसको क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे। हो गए अपने पास। नेक्स्ट चलते हैं, और क्या स्टेटमेंट दे रखी थी, दो स्टेटमेंट थी, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वेट लिखे या अपने पास मास लिखे। भाई एक्चुअल में तो होता है मास, कोई बोलता है भाई तेरे में कितना वेट है, वेट क्या होता है, फिजिक्स में आपने सभी ने पढ़ा होगा, W इज इक्वल्स टू mg, मास इंटू जी, जो अपने पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है जी, ग्रेविटी कांस्टेंट। तो ये तो एक फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। मैं बोल दूं मेरे में तो 80 किलो वजन है, 80 kg वेट है, तो वेट क्या होगा, मेरे में मास है, वेट नहीं है। वेट तो हो जाएगा, मैं जी से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे में जो जितना मास है। अब आगे पढ़ोगे आप फिजिक्स में पढ़ोगे, भाई एक पोल पर अलग वेट आ रहा है, दूसरे पोल पर अलग वेट आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है, जो जी है उसके चेंज होने के कारण है, लेकिन मास तो कांस्टेंट होता है, मास तो सेम है। जो अपने पास है यही मास अपने पास यहीं पर था, यही मास अपने पास साउथ पोल पर जाएंगे तब आएगा, यही मास अपने पास नॉर्थ पोल पर रहेंगे तब आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, W अपन मास लेंगे ना कि वेट लेंगे, वेट भी ले सकते हैं, बोल देते कॉमन में यूज ले लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट। हो गया। अब तीसरा दे रखा है किसके लिए, बार के, जो अपने पास प्रेशर की यूनिट्स भी दे दी, कि अपने पास प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दी। दूसरा निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अपने पास कोई गैस होती है, गैस में तो मोल्स होते हैं, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अपने पास वॉल्यूम दे दी,
गिवन वॉल्यूम होती है, डिवाइड किससे करेंगे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो उसके उतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्या होती है ये, एक एसटीपी कंडीशन होती है। गैस के लिए निकालने के लिए अपने पास क्या आती है, एक एसटीपी कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन होती है, जिसमें टेम्परेचर अपन रखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर रखते हैं 1 एटमोस्फेयर। इस पर निकालेंगे तो अपने पास जो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी का आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आप आगे पढ़ेंगे, उससे अपन निकालने लगेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स, इसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी एनआरटी बाई वी, एन को 1 पुट कर देंगे, आरटी बाई वी करेंगे तो एनआरटी बाई पी करेंगे तो अपने पास वॉल्यूम आ जाएगी, ये आ जाएगी 22.4 लीटर आ जाएगी 1 मोल के लिए। तो ये अपने को आगे डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या लिखेंगे एनआरटी बाई पी, टेम्परेचर केल्विन में लिया जाएगा, और जो अपने पास है आर है इसको लिखेंगे एटीएम लीटर में लिखेंगे तो 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, नहीं 25 है तो 298 केल्विन लेंगे और डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये कितना आ जाएगा 22.4 लीटर आ जाता है। एक किसकी वॉल्यूम आ गई, ये 1 मोल के लिए वॉल्यूम आ गई, इसको क्या बोल देते हैं अपने पास 1 मोल की वॉल्यूम कितने 22.4 लीटर। अगर किसी ने दे दिया कि भाई मेरे पास मोल निकालने हैं, मेरे पास 50 लीटर गैस है, उसके मोल निकालने के लिए क्या करेंगे 50 लीटर गैस है, इसको डिवाइड किससे करेंगे 22.4 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा इसके नंबर ऑफ मोल्स। अगर गैस अपने को गिवन है तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे गैस के लिए। हो गया, ये वॉल्यूम के लिए बता ही रखा है, वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स मिलीमीटर्स और क्यूबिक सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया, लीटर में दे दिया, मिलीलीटर में दे दिया। अपन ने तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब होता है, यूनिट देख लेते हैं इनकी 10�6 सेंटीमीटर क्यूब होता है एंड 10�6 मिलीलीटर एंड 10�3 लीटर। 1 मीटर क्यूब की यूनिट बताइए। टेम्परेचर ऑफ गैस के लिए क्या बता रखा है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 273 से ऐड कर देंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आता है अपने पास, अगर एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं तो 0.082 तक ले रखा लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जूल केल्विन में लेंगे तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर अपने को कैलोरी में लेना है तो 1.987, ये यूनिट आपको याद रखनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको ये यूनिट्स याद हो जाएंगी। वॉल्यूम के लिए हो गया, नोट दे रखा है 1 मोल ऑफ एटम इज आल्सो टर्म्ड एज 1 ग्राम एटम, 1 मोल ऑफ आयंस इज आल्सो टर्म्ड एज 1 ग्राम आयन, या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज आल्सो टर्म्ड एज 1 ग्राम मॉलिक्यूल। पहली स्टेटमेंट क्या है, जो 1 मोल ऑफ एटम है किसके 1 ग्राम एटम बोल सकते हैं उसको, 1 मोल किसका दे रखा है एटम का है, उसको क्या बोल देंगे 1 ग्राम एटम। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इसने सारी साथ लिख दी, 1 मोल आयंस है, इसको क्या बोल देंगे 1 ग्राम आयन बोल देंगे। ग्राम में कन्वर्ट करना है, आयन है तो 1 मोल एटम है तो 1 ग्राम एटम, 1 मोल आयन है तो 1 ग्राम आयन। थर्ड है 1 मोल है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसको क्या बोल देंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल। हो गया अपने पास, चले आगे नेक्स्ट चलते हैं। अपने पास क्या दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग, वेट दे दिया किसका वाटर ड्रॉप का वेट दे दिया, W कितना दे रखा है 0.09 ग्राम। अब अपने को निकालने के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए अपने पास सबसे पहले देखेंगे, निकालना तो क्या है अपने पास मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मॉलिक्यूल्स बताए थे, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स। अब Na की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 6.023 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। हो गई। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ मोल आएंगे, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर। अब अपने को निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है, जो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। जो अपने पास वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है H2O,
H2O का मोलिकुलर वेट कितना आता है? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने एटम्स है? 2 है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना आ गया? 18 ग्राम इसका एटॉमिक वेट आ गया, मोलिकुलर वेट आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो 0.09 डिवाइडेड बाई 18, ये क्या आ गए अपने पास? नंबर ऑफ मोल्स आ गए, एन की वैल्यू आ गई। अब इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 6.023 10⁻23 9/18। और जो अपने पास मैथ आना चाहिए 0.09 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको 10⁻⁻2 लिख देंगे। ये 2 से 2, 9 से 18, 2 पे चला जाएगा। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +23 है, तो ये क्या आ जाएगा? 21। और इसको 2 से करेंगे तो 3.011 मान लेते हैं। आगे जाएगा तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? 3.0115 इंटू 10⁻21। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके आ जाएंगे? 0.09 ग्राम जो अपने पास वाटर की ड्रॉप ली थी, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे। अब चलते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है? हाउ मेनी एटम्स आर इन देयर 100 AMU ऑफ हीलियम। एटॉमिक मास यूनिट दे रखी, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। अब अपने पास हीलियम में होता है, एक हीलियम में कितने AMU होते हैं? 4 AMU की एक एटम बनता है। जो अपने पास हीलियम का एक एटम बनता है वो 4 AMU से बनता है। तो कितने AMU दे रखे हैं? 100 AMU दे रखे, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? 100 डिवाइडेड बाई 4, तो इसके कितने आ जाएंगे? 24 एटम्स आ जाएंगे। आ गए समझ में? या फिर से रिपीट करें? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या दे रखा है? 100 AMU ऑफ हीलियम। जो अपने पास 100 AMU हीलियम की दे दी है। जो अपने पास एक एटम होता है हीलियम का, वो किससे मिलकर बना होता है? उसमें 4 AMU यूनिट्स होती है। एक हीलियम के लिए कितनी होती है? 4 AMU यूनिट्स किसकी होती है हीलियम में? तो अपने पास 100 AMU में कितने एटम्स होंगे? तो 100 से डिवाइड करेंगे 4 का, इसको डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 25 एटम्स आ जाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, आराम से देख लेना, दोबारा रिपीट करके देख लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड मरकरीज। डेंसिटी का क्वेश्चन आ गया। 13.6 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मरकरी आर इन देयर 1 लीटर ऑफ द मेटल। एटॉमिक मास दे रखा है Hg का 200 दे रखा है। अपने पास दे दिया 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। अपने पास क्या निकालना है? जो गिवन मास है वो निकालना है। उसके कारण अपने पास नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएंगे। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है? 13.6। मास अपने को निकालना है। दूसरी क्या दे दी? स्टेटमेंट क्या दे दी? डेंसिटी दे दी 1 लीटर ऑफ द मेटल। 1 लीटर दे दी, वॉल्यूम दे दी उसकी। 1 लीटर क्या बताया था? कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1 लीटर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें डायरेक्ट लिख देंगे 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इससे अपने पास किसकी मास की वैल्यू आ जाएगी? मास की वैल्यू क्या आएगी? 13.6 इंटू 10⁻13 ग्राम आ जाएगी। ये क्या आ गया? मास की यूनिट आ गई। अपने को निकालना क्या था? नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास दे रखा है 200 दे रखा है। तो इसको गिवन मास आया था अपने पास, गिवन मास क्या था? 13.6। जो गिवन मास था अपने पास वो क्या आ गया? 13.6 इंटू 10⁻³ ग्राम आ गया। अब एटॉमिक मास दे दिया। एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 200 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स
इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो अपने पास गिवन मास क्या है 13.6 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन में 200। तो इससे करेंगे 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं, 20 से 20 कट जाएगी, ये 5 पे कट जाएगा। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 13.6 इंटू 10⁻⁴ नहीं 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 68 मोल्स आ जाएंगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 68, ये इसका आंसर हो जाएगा। आ गए समझ में? दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले देखेंगे डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी के लिए अपन ने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा, यूज किया होगा, साइंस में अपने पास 9th 10th में लेता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अपने पास डेंसिटी तो दे दी इसने 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, या अपन ने पुट कर दी। 1 मोल ऑफ मरकरी कितने बतानी, मोल्स 1 लीटर में बताने हैं। 1 लीटर के लिए क्या होता है, जो 1 लीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, अपन ने पीछे पढ़ा होगा, मैं दिखा देता हूं आपको वॉल्यूम की वो की होंगी। वॉल्यूम ऑफ गैस 1 लीटर किस में एक्सप्रेस कर रखा है सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब है 10⁻³ लीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना आ जाएगा, 1 लीटर कितना आ जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। यही से अपन ने उठाया था, तो अपने में पुट करते हैं, डेंसिटी आ जाएगी मास बाय वॉल्यूम, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब हो गया। वॉल्यूम अपने पास आ गई 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। मास बाय वॉल्यूम, मास अपने पास निकालना है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे। अब मास निकालना है तो इसको 13.6 इसकी डेंसिटी आ रही है, इसको इससे 10⁻³ से 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास गिवन मास जो दे रखा है। अब अपने को निकालना क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता था, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसका 200 ग्राम क्वेश्चन में दे रखा है। अपने को जो मास निकालना है डेंसिटी मास बाय जो अपने पास निकाला है डेंसिटी से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आया है वो अपने पास 13.6 इंटू 10⁻³ ग्राम आया है। तो इसको डिवाइड करेंगे 13.6 इंटू जो 10⁻³ इसको 1000 लिख सकते हैं, 1000 लिखेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, और 13.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 68 मोल्स आ जाएंगे। जो अपने पास मरकरी के मोल्स होंगे वो 68 होंगे। अब चलते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 60 ग्राम ऑफ मीथेन इज। जो अपने पास मीथेन होता है आपने 10th में पढ़ा होगा, मीथेन का जनरल फॉर्मूला कार्बन एडिड्स कंपाउंड्स में पढ़ा होगा। मीथेन का फॉर्मूला होता है क्या होता है अपने पास CH4 होता है। इसका अपन निकालेंगे सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। कार्बन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। इसके एटम कितने जुड़ रहे हैं 4 जुड़ रहे हैं, तो इसका कितना आ जाएगा 16 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है 16 ग्राम दे रखा है, 16 ग्राम डिवाइड किससे करेंगे, जो अपने पास मॉलिक्यूलर मास किसका आया है, इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कितना है 16 ग्राम, इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाएगी 1, n की वैल्यू आ गई 1। अब अपने को निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती थी n इंटू एवोगैड्रो नंबर, और Na की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, सबसे पहले बताई थी एक जो मोल होता है वो क्या कंटेन करता है 6.023 इंटू 10⁻23। उसके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, एटम्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं और आयंस बोल सकते हैं। ये अपने पास एक मोल है वो करता है। अब अपने पास नंबर ऑफ मोल्स भी एक आ गया, तो इसका अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे
1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये इसका हो जाएगा आंसर। जो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर लिख देते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स 16 ग्राम ऑफ मीथेन में मिलेंगे। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ H, S एंड O एटम्स इन द फॉलोइंग। अब निकालना है H, S एंड O की वैल्यू निकालनी है। पहला दे दिया 196 ग्राम ऑफ H2SO4, 196 ग्राम H2SO4 दे दिया। ये H2SO4 किससे मिलकर बना है, इसके पास क्या क्या है, दो तो इसके पास हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। हम अपने पास सबसे पहले निकालेंगे इसका एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर वेट है वो निकालेंगे। H2SO4 का हाइड्रोजन का 1 होता है 2, सल्फर का 32 आता है, ऑक्सीजन का 16 आता है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 4 है, 4 इंटू 16, इसका कितना आ जाएगा 64 प्लस 32 प्लस 2, 98 ग्राम आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब अपने पास नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। वन 196 कितना क्या दे रखा है, पहला 196 ग्राम ऑफ H2SO4। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कैसे आएंगे, N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है 196, मोलिकुलर मास कितना है 98, तो इसके क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। तो N की वैल्यू आ गई 2। अब इसमें पूछा है किस किस से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन एटम्स ले रखे हैं, एक सल्फर ले रखा है और 4 ऑक्सीजन ले रखे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इसके पास, इसके लिए कितने हो गए 4 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लिए 2 हो गए और इसके लिए फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाएंगे। ये इसके पास आ गए एटम्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इतने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया इसके लिए। अब अपने को निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो पहले के लिए क्या क्या आ जाएगा, H2SO4 के लिए 4 इंटू एन ए तो अपने पास हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 इंटू एन ए हो जाएगा सल्फर और 8 इंटू एन ए हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा अपने पास ऑक्सीजन। नेक्स्ट दे रखा है 196 AMU ऑफ H2SO4, एटॉम 196 क्या दे दिया, AMU ही दे दिया। तो इसके एटम्स कितने आएंगे, 98 से डिवाइड करेंगे, कितने एटम्स आ जाएंगे AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट का H2SO4 का कितना होता है 2 होता है, तो 2 एटम आएंगे। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 4 एटम तो हो जाएंगे हाइड्रोजन के और 2 एटम हो जाएंगे सल्फर के एंड 8 एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन के। अब दूसरा दे दिया, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा, थर्ड क्वेश्चन है 5 मोल्स ऑफ H2S2O8, 5 मोल्स ऑफ H2S2O8 पहले देखेंगे, 5 मोल्स ऑफ H2S2O8। अब इस 5 मोल्स को बनाने के लिए कितने एटम्स, कितने मोल्स हाइड्रोजन के लगे, कितने मोल्स सल्फर के लगे और कितने मोल्स अपने पास ऑक्सीजन के लगे। तो 5 मोल्स के लिए अपने पास 5 मल्टीप्लाई बाई 2, इतने मोल्स तो किसके लग गए, हाइड्रोजन के। सल्फर के कितने लग गए, सल्फर के 2 लग रहे हैं 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इसके कितने लग रहे हैं 8। ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 10 10 एंड 14, इतने तो मोल्स आ गए। अब इसको कितना निकालना है, इसके मोल्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो मॉलिक्यूल्स किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अपने पास एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, इतने इसके क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स इसके आ जाएंगे, हाइड्रोजन के आ जाएंगे। सिमिलरली इतने इसके आ जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻24 और इसके 14 है तो 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻24
मॉलिक्यूल्स किसके आ जाएंगे, ऑक्सीजन के आ जाएंगे। आएगी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, एक क्वेश्चन और दे रखा था 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2H2O6, इसमें मॉलिक्यूल्स दे दिए, सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2H2O6। अब हाइड्रोजन के लिए कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स किसके आ जाएंगे, हाइड्रोजन के आ जाएंगे। ऐसे ही सल्फर के भी आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 मॉलिक्यूल्स किसके आ जाएंगे, सल्फर के आ जाएंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए कितने आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18 मॉलिक्यूल्स किसके आ जाएंगे, सल्फर के आ जाएंगे। हो गया, सबसे आसान क्वेश्चन थे, हो गए। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने पास। द वेट ऑफ 2.01:10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट निकालना है। अब इसने मॉलिक्यूल्स दे दिया, मॉलिक्यूल से अपन क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 2.01×10⁻23 दे रखा है, कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया था, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, इससे डिवाइड कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23, इससे डिवाइड करेंगे 23 से 23 चला जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट में देखेंगे जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे कितने आ जाएंगे, 1/3 मोल हो जाएगा। अब निकालना क्या है, CO का मास निकालना है। CO के लिए कितना होता है, कार्बन के लिए एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, 16 होता है। कितना आ जाएगा, 28 ग्राम आ गया। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1/3 है। अपने को निकालना क्या है, इसका वेट निकालना है। वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई जो अपने पास मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1/3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 28 ग्राम से, तो ये क्या आ जाएगा, 28/3 ग्राम आ जाएगा। 9 के अप्रोक्सीमेट आएगा, ये आ गया 9.3 ग्राम, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हो गया, थैंक यू बच्चों। आज के लिए अपन ने देख लिया, सबसे पहले देखा क्लासिफिकेशन देखी, मैटर होता है उसकी क्लासिफिकेशन देखी। क्लासिफिकेशन के बाद में क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है अपने पास, फिजिकल का क्लासिफिकेशन देखी, केमिकल क्लासिफिकेशन देखी। उसके बाद में अपन ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स के लिए सबसे पहले निकाले, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है उसके लिए निकाले, अगर अपने पास वॉल्यूम गिवन है तो उसके लिए निकाला, मास गिवन है तो उसके लिए निकाला। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या आयंस एटम्स है वो एक मोल में होते हैं, तो उसके लिए अपन ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया। उसको अगर अपन 6 पॉइंट एवोगैड्रो नंबर आया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स आ जाएंगे। देन उसके बाद में अपन ने एग्जांपल की है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों।